खबर में मैं हूं आपका मेज़बान सईद काजी। नाज़रीन, आज बड़े अहम मेहमान हमारे साथ, मैं कराऊंगा तारुफ उनका, मगर पहले ज़रा रन डाउन पे बात कर लें। पीटीआई ने भी ये कह ही डाला कि हम वफाक में हुकूमत, भाई कैसे बना लेंगे आप, जो बना रहे हैं वो बेचारे किस तरह बना रहे हैं, तो आप तो खैर बहुत ही दूर हैं। बहरहाल इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब को बतौर वज़ीर आज़म वोट देने का इंदिया तो उसने दे दिया है, मगर गवर्नमेंट का ऐसा यानी कैबिनेट का ऐसा नहीं बनेगी, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ले लेगी। तो क्यों उसको इस कॉर्नर में रखना चाहती है? हम अपने मेहमानों से पूछेंगे। आसफ अली जरदारी का सदर बनने का फैसला तो समझ आता है, क्योंकि इम्यूनिटी तो फिर होगी, इम्प्यूनिटी कह लें या इम्यूनिटी कह लें, उनको जो उनका सिलसिला है केसों का आज़ाद अरकान का दीगर पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला क्या थमा है या नहीं थमा। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच, आज हमारे स्टूडियो में हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मारूफ तजिया निगार और साफ़ी मोहसिन बेग साहब भी हमारे साथ होंगे, अगर शायद अभी हमें ज्वाइन करने वाले हों, उनसे भी बात करेंगे। मगर शुरू करते हैं आपसे दुरानी साहब। ये पीपल्स पार्टी को कुछ लोग कह रहे हैं ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और दूसरा ये कि एक राय है पीपल्स पार्टी में कि जी शायद गलत या सही, ये बेग साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं ज़रा बेग साहब से एक सवाल पूछ लूँ जो आप भी पूछना चाह रहे हैं। बेग साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर ग्रेसिंग आवर प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम सर, बट नॉट इट शुडंट बी द लास्ट टाइम। सर ये बताएं बेग साहब, मेरे लिए इज्जत का बायस है सर। हजूर 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 नहीं जनाब, हम आपके बहुत आभारी हैं। ये फरमाइए, इस्लामाबाद में है, कोई बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल बनती चली आ रही है। पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर भी रही है, नहीं भी कर रही, तो अब संघासन पे बड़े मियाँ साहब बैठेंगे, छोटे मियाँ साहब बैठेंगे, और पीपल्स पार्टी का ये जो स्टैंस है इसको आप कैसे देखते हैं जनाब मोहसिन बेग साहब? अच्छा काजी साहब, ऐसा है कि मैंने कल एक ट्वीट किया तो उस पर काफी शोर था। कुछ फैसले तो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं और कुछ फैसले पीछे से करवाए जाते हैं। अब इस सूरत हाल में जिस तरीके से पीटीआई को वोट पड़ा और जिस तरीके से पब्लिक बाहर निकली, ये सबके लिए सरप्राइज था और कुछ लोगों के लिए एम्बैरेसमेंट भी थी, जिन्होंने बहुत बहुत बड़े दावे भी किए। अब ऐसी सूरत हाल में कि फेडरल गवर्नमेंट कौन बनाए, क्योंकि मेजॉरिटी एज सच जो क्लेम कर रहे हैं उनके पास भी नहीं है, और जो क्लेम नहीं कर रहे और जो कह रहे हैं कि जी हमारे पास है, उनके पास भी नहीं। तो ऐसी सूरत में दो बड़ी पार्टीज हैं, एक्चुअली तो तीन है, लेकिन दो जो हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, अगर इनमें एक मुआहदा सा हुआ कि 3 साल पहले गवर्नमेंट एक पार्टी कर ले जो कि नून लीग है, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए जो ओहदा है वो दे दिया जाए शहबाज शरीफ साहब को, तो ऐसी सूरत में 2 साल बाद पीपल्स पार्टी आ जाए और वो भी फुल फ्लेज अपनी काबीना लाए, और नून लीग भी उसमें कोई पीपल्स पार्टी ओहदा ना ले पहले 3 साल में, लेकिन जो की पोजीशंस हैं पाकिस्तान में, जैसे कि सदर पाकिस्तान है, चेयरमैन सेनेट है और कौमी असम्बली है, ये परमानेंट पोजीशंस होती हैं काजी साहब, वो चाहते हैं पीपल्स पार्टी को मिल जाए। तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि ये जो चूं का मुरब्बा असम्बली बना दी गई है या बन गई है या बन जाएगी, ऐसी सूरत में कोई भी शख्स प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कैबिनेट बना ले, वो डिलीवर नहीं कर सकेगा, और ये जो केओस है इकोनॉमी का और मुल्क का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये नहीं आएगी। तो ऐसी सूरत में अगर कोई पीएम बनना चाहता है, क्योंकि पीएम का ओहदा नेचुरली पाकिस्तान का एक हाईएस्ट ऑफिस है, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि इस ओहदे की बेतुकीरी बहुत हुई, और वैसे भी जितने भी ओहदे हैं उनकी बेतुकीरी तो बहुत, ऐसे लोग बैठ जाते हैं आके उन ओहदों पे। अच्छा बेग साहब, एक छोटा सा बीपर ले रहा हूँ, सिर्फ 1.5 मिनट का, आप हमारे साथ रहिए। मैं आई एम वेरी एक्साइटेड टू लिसन टू यू। और बाद में कैसर शरीफ साहब हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा हैं और उनकी तर्जमान भी है जमात इस्लामी की। थैंक यू वेरी मच कैसर शरीफ साहब। हजूर, आपका कोई इत्तेहाद होता रह गया या क्या कहानी है पीटीआई के साथ? देखिए, ये पीटीआई इलेक्शन के फौरी बाद हमारे राब्ते में थी, और उनकी क़यादत में कल भी लियाकत बलोच साहब से राब्ता किया था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने एक कमेटी बनाई थी लियाकत बलोच साहब की सरबराही में, जिसमें प्रोफेसर इब्राहिम साहब, इनायतुल्लाह खान साहब मौजूद थे। अमली तौर पर आज मुलाकात जो है वो हुई है पीटीआई की क़यादत से लियाकत बलोच साहब के साथ,
जो गुफ्तगू टेलीफोन पर हुई थी उससे अलग सिनेरियो जो है वो उस मुलाकात में सामने आया, और वो ये था कि हम केपी में आपके साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाएंगे। तो जिस पर लियाकत साहब ने और उस हमारी कमेटी ने उनको रिप्लाई किया कि हम इस पर मुशावरत करके अपनी क़यादत से मशवरा करने के बाद कोई जवाब देंगे। अभी तक जमात इस्लामी ने कोई हतमी फैसला नहीं किया, ना हमारा कोई इत्तेहाद जो है वो पीटीआई के साथ हुआ है, बल्कि मुशावरत का अमल है जो किया जाएगा और उसके बाद उनको रिप्लाई किया जाएगा। जब पहला राब्ता उन्होंने किया तो उस पर यह बात दुरुस्त है कि जमात इस्लामी की क़यादत। अच्छा कासिर भाई, थोड़ा मैं क्योंकि वक्त की ये सीटें भी कुछ लगता है आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ सीटें हार गए आप? नहीं, देखिए हमारी जो सीटों का अभी टीवी के जरिए मुझे पता चल रहा है वो सीटें फार्म 45 के मुताबिक जमात इस्लामी जीती हुई है और बड़ी अच्छी लीड के साथ जीती हुई है। तो हम ये समझते हैं कि इस तरह का कोई भी जो फैसला है, हमारा मैंडेट अगर ज़बरदस्ती चोरी करने की कोशिश की जाएगी तो ये कोई मुनासिब तर्ज अमल नहीं होगा। जमात इस्लामी इस पर मुज़ाहमत करेगी और हमने कराची में और दीर यानी अभी आपका फैसला होना है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन कैसर शरीफ साहब। अभी आपने मोहसिन बेग साहब को सुना, एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अब ये है तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मसला ये है कि पाकिस्तान में आपको पता है कल तक तो ये कहते थे हम मिल्की हुकूमत भी नहीं बनाएंगे, अब मिल्की हुकूमत बना रहे हैं। तो इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से आप फिर बाद में नो कॉन्फिडेंस ही कर सकते हैं, और अगर उसके भी आपके पास ज़ाती तौर पर वोट मौजूद ना हो तो ये क्या खिचड़ी, जिस तरह वो कह रहे हैं कि क्या बनेगी ये खिचड़ी सी जो भी बन रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बेग साहब को भी सलाम पेश करूँगा, बड़े दिनों बाद आज हमने उनको मौजूद पाया। जनाब, इसमें जो इस वक्त की सिचुएशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, मेरा ख्याल ये है कि जो इस वक्त गिवन कंडीशन है, इसमें जो एक दफ़ा बैठ गया वो फिर बैठा ही रहेगा। आपके ख्याल में वो नहीं उठेगा? नहीं, कैसे उठेगा, क्योंकि जो सिचुएशन है असम्बली के अंदर नंबर्स की, तो ये तो इंटरलॉक हुई हुई पार्टी है, पीपल्स पार्टी और PMLN। बाकी सारा पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक स्टांस हो सकता है डिफरेंट। बाकी ये है कि माजी में 18वीं तरमीम की थी पीपल्स पार्टी ने, उसके बाद मरकज़ी हुकूमत की हैसियत जो है उनकी नज़र में वो नहीं है जो सूबों की है, और हकीकत भी यही है कि फ़ंड्स के हिसाब से भी, अथॉरिटी के हिसाब से भी, मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक जिसे कहते हैं ना कि तोहमत बन के रह गई है, क्योंकि उसके पास फंड्स ही नहीं है। वो ऐसा बाप है जिसकी तनख्वाह ही ना हो, नहीं बल्कि उसने IMF के साथ डील भी करनी है, कीमतें भी बढ़ानी है। मतलब यह है कि और उसके पास देने को कुछ नहीं है, वो पहले ही उन्होंने सारे का सारा ड्रेन आउट कर दिया हुआ है सूबों की तरफ। और ये रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया में शायद कहीं है या नहीं है, इस पर कभी मैं चेक करके बता भी सकता हूँ आपको। तो इस लिहाज से इस वक्त जो नून का शौक़ इक़्तिदार है उसको पूरा कर दिया जाएगा मरकज़ के अंदर, अगर वो, अब ये डिपेंड करेगा कि वो ये पोस्ट किसको देते हैं। और इसी तरह से पंजाब के अंदर, पंजाब में अगर नून की हुकूमत बनती है तो सिंध और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की बनेगी डेफिनेटली। तो मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के लिए सिंध और बलूचिस्तान काफ़ी हैं अपने आप को असर्ट करने के लिए और अपने लिए एक ग्राउंड प्रिपेयर करने के लिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट सारी सिचुएशन में जिस पे बेग साहब की बहुत अच्छी इनपुट जो है बड़ी इम्पोर्टेंट होगी, वो ये है कि एक तो PTI इस वक्त इंडिपेंडेंट और एक हैंगिंग फ्रूट की तरह से लटक रही है सबके सामने। मेरा तो ये ख्याल था कि तमाम पीपल्स पार्टी को और PMLN को ये क्लियर मैसेज देना चाहिए था कि हम इनके इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ नहीं लें, और ज़रूरत भी नहीं थी मेरे ख्याल, नंबर गेम में भी ज़रूरत नहीं, नंबर गेम में कोई, हाँ जिल्लत गेम में पहले भी उन्होंने। अच्छा, मैं एक ब्रेक है, मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, और जो बेग साहब से वापस आएंगे और आपसे और बेग साहब से ये भी पूछेंगे कि जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं जो मैं आज देख रहा था और 2-3 अखबारों में, गार्डियन में आया, फ्रंटियर, फाइनेंशियल टाइम्स में आया, तो हाउ टू कोप विद देम, और SIFC का क्या रोल होगा, क्योंकि वो एक अहम रोल अदा कर रही है, उससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद ये सब गुफ्तगू हमारे साथ रही है। वेलकम बैक। बेग साहब, एक हमने देखा कि एक बॉडी बनी, उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कवर भी, कानूनी कवर मिला, SIFC की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर हम केयर टेकर गवर्नमेंट में देखें तो अगर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हुई तो ख़ास तौर पर डॉलर जब नोज डाइव ले रहा था तो ये रुका, फिर इसके बाद खाद में जब इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी
तो आप क्या देखते हैं ये जो कैबिनेट बनेगी, एक तो इसकी अपनी लिमिटेशन जैसे आपने कह दिया, डिपेंडेंट होंगे, आप SIFC का क्या रोल देखते हैं? और मुझे तो लगता है कि जो उनका रिकॉर्ड है पिछले चंद महीनों का वो तो है, तो आप उसका रोल कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में? बेग साहब। काजी साहब, ऐसा है कि ये जो भी बनाया है, कमेटी बनी है, बहुत अच्छी है, इसमें कंपोजिशन बहुत अच्छी है। नेचुरली जब नई गवर्नमेंट आएगी तो इसके अंदर मजीद लोग जो हैं वो एक पॉलिटिकल विजन शामिल होगी। देखिए, जो इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट के साथ नहीं आता, वो उसको प्राइवेट इन्वेस्टर को लेके किसी भी मुल्क में आता है और वो कंपनीज होती हैं। तो ऐसी सूरत में जो आपने पहले कहा कि ये इनका रोल अच्छा है, लेकिन इसमें एक पॉलिटिकल विजन चाहिए और पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी चाहिए गवर्नमेंट की, जिसके तहत आप कोई भी प्लान दें और बाहर से इन्वेस्टर आ सके। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो शायद आने वाले दिनों में ना हो, क्योंकि जिस किस्म की आपने इलेक्शंस हुए हैं उसमें मुझे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लगती। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आए तो ऐसा कोई भी कमेटी या इदारा प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर इस तरह नहीं आता जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और 5 साल या 10 साल कोई प्लान लॉन्ग टर्म ना हो। क्योंकि कोई इन्वेस्टर आए तो आते साथ ही पॉलिसीज बदल जाएं तो वो भी उनके लिए बहुत मसला है, और माजी में हमारे यहाँ ये हो चुका हुआ है। तो बेसिक ये देखना है कि ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सब कुछ ठीक है। केयर टेकर में आपने कहा डॉलर कंट्रोल किया, लेकिन आप देखिए डॉलर को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं किया जाता, डॉलर को मार्केट कंट्रोल करती है। अगर आप बिजली बंद कर दें तो नेचुरली बिल नहीं आएगा। अगर आप कारोबार करना ही नहीं चाहते तो डॉलर आपका 100 रुपए का हो जाएगा। आपने सारी इंपोर्ट बंद कर दी, सारी आपकी इंडस्ट्री इंपोर्ट बेस्ड थी, तो उसमें नुकसान हुआ, लोग घरों में बैठ के इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो अभी गवर्नमेंट को जो पहला काम है, जो भी गवर्नमेंट बने, जैसे भी बने, वो इकोनॉमिक रिवाइवल चाहिए। बिजनेसमैनों को थोड़ा सा इजी कीजिए। आप देखें काजी साहब, दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता, आपकी तनख्वाह मिलती होगी, लिजिटमेट आप टैक्स देते होंगे, अगर आपको बाहर जाना है तो डॉलर कहां से लेंगे? पाकिस्तान का कोई बैंक डॉलर इशू नहीं करता। दे फोर्स यू टू गो टू हुंडी और ब्लैक मार्केटिंग। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज वाजे करनी है। बच्चे पढ़ते हैं लोगों के, वो ट्यूशन फीस कैसे देते होंगे, फीस कैसे देते होंगे, ये सारी चीज, जितना ट्रैवल लोग जा रहे हैं, इनसे पूछिए डॉलर कहां से लेके जाते हैं, कोई बैंक तो देता नहीं है। तो ये थोड़ी सी पॉलिसीज आपको वाजा करनी है, और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो आने वाले दिनों में बहुत चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक्स के बहुत चैलेंजेस हैं। आपने अगले 2 साल में कोई पता नहीं, मेरे ख्याल में 25 या 30 अरब डॉलर वापस करने हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास होंगे या आने वाले दिनों में होंगे। और अगर ये ऐसी ही गवर्नमेंट बनती है जो कि इतनी वीक बनेगी और किसी के वोटों पे बनेगी, तो मैं समझता हूँ वो चलेगी कैसे, वो डिसीजन मेकिंग कैसे होगा। तो बहुत से चैलेंजेस हैं आने वाले दिनों में मुल्क के लिए और आवाम के लिए। ये मुल्क के लिए और आवाम के लिए बेग साहब ने बड़ी एक तस्वीर कशी जो कि बड़ी रियलिस्टिक भी लगती है। थोड़ी सी मैं आपसे, आप कैबिनेट कैसा रहे हैं, और ये बताइए दुरानी साहब के जिस तरह अभी मैंने बात की 62,62,000 अरब रुपए का कर्जा हमारे ऊपर है, जिसमें 24.1 हज़ार का कर्जा एक्सटर्नल है, 38.8 का अंदर का है। और जिस तरह अभी बेग साहब ने कहा कि खौफनाक चैलेंजेस हैं। अगर हम इनके इकनॉमिक मैनेजर डार साहब की माजी देखें तो खुद उनके अपनी पार्टी में लोगों ने, जुबैर साहब हों, मिफ्ता इस्माइल साहब हों, उन्होंने उनके साथ काफ़ी। हाउ डू यू थिंक द इकनॉमिक कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट जो आ रही है बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून की, कि इन मेहमत इशूज़ को कैसे करेगी? और एक बात और, ये भी मैं बेग साहब से पूछूंगा कि टैक्स सिर्फ 7-8 हज़ार अरब आप लेते हैं, और मेरे डॉक्टर कराम और दूसरे लोग कहते हैं कि 20,000 अरब तक ले सकते हैं। क्या ये गवर्नमेंट या मियाँ साहब अगर बनते हैं तो अपने ही उस तबके पर टैक्स लगा लेंगे? देखें जनाब, इसमें जहाँ तक हुकूमत के जो आज के चैलेंजेस हैं उनको अगर हुकूमत ने डील करना हो तो उसमें 2 चीज़ों से हुकूमत को तौबा करनी पड़ेगी, एक चालाकी से और एक चोरी से। इस वक्त के हालात के अंदर आप चाम चलाकी के ज़रिए और चोरी के ज़रिए सिस्टम चला सकते हैं। इस वक्त सिस्टम को जो कम अज़ कम चीज़ चाहिए वो एश्योरिटी ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़, कि आप ये किस तरह अश्योर करवाएंगे इन्वेस्टर को और पूरे
पूरे सिस्टम को कि जो पॉलिसीज़ इस वक्त हम लेके चल रहे हैं वो कंटिन्यू करेंगे, जबकि एक एक्सट्रीमली अनस्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर बनने वाली हुकूमत जो अपने पाँव पे नहीं खड़ी होगी, उसकी मौजूदगी में इसको कैसे किया जाएगा, ये चैलेंज है। दूसरी तरफ ये है कि FBR की रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो मतलब इस वक्त तो सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अगर FBR के अमले को घर भी बिठा दिया जाए ना तो तब भी ज़्यादा पैसे आ जाएंगे बनिस्बत इसके कि उनको आप हमारे ऊपर डाल दें। हाँ। लेकिन क्या माफियास जो हैं वो इस चीज़ की आपको इजाज़त देंगे? नहीं। इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की सिचुएशन के अंदर एक तो आपको कुछ चीज़ों को पॉलिटिकल डोमेन से बाहर ले जाना पड़ेगा, पॉलिटिकल अथॉरिटी से बाहर ले जाना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनली फाइनेंस हो गया, डिवीजन हो गया। देखिए जी, फाइनेंस आपने बहुत सी चीज़ों को पहले भी इस तरह डील किया है, आप दोबारा इसी तरह डील करें कि आप एक चंद डोमेन्स जो आपने SIFC में डाल दी हैं उसको आप पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन की लिमिट से बाहर निकाल दें। मैं आपको बताऊं, देखें आपकी इकोनॉमी कैसे संभलेगी? ठीक कहा बेग साहब ने, प्रोडक्शन ही नहीं होगी। आप कहें जी ना कुछ खरीदो और ना कुछ बेचो तो घर बैठ जाओ तो बड़ी बचत हो रही। भाई इस वक्त आपको इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है, आपको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। एक एरिया जो कि बिल्कुल वर्जिन पड़ा हुआ है, मेरे इलाके के अंदर 64 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो अनकल्टिवेटेड बनी हुई है और इंडिया से पाकिस्तान की डिवीज़न से पहले वहाँ नहरें बनी हुई थी, अभी वहाँ रेत है और उसका पानी जो है वो हम समंदर में फेंक रहे हैं लेकिन हम अपनी ज़मीन पे नहीं लगा रहे। तो इस लिहाज से एग्रीकल्चर से रिलेटेड और दूसरा इंडस्ट्री से रिलेटेड, स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं उनको आप पॉलिटिकल डिस्टॉर्शन से निकालते हुए वन विंडो की तरफ ले जाके एक सिस्टम फिलहाल कौम को दे दें। बाकी ये सियासतदान मुझे लगता है कि अगले 10-1 साल में अवाम ही इनको ठीक करेंगे, इनको कोई और तो ठीक नहीं कर सकता। चलें जी, हम तो दुआ ही करते हैं। मगर बेग साहब एक बात जो इन्होंने कही, यानी आपने, चलें वैसे तो देखें who honors his or her promises in politics, you know that sir, सियासत जो है वो आर्ट ऑफ द पॉसिबल है। क्या कोई ऐसी बात भी है कि वो कहेंगे नहीं जनाब आप 5 साल पूरे करें, हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर ही बैठेंगे और मज़े लेंगे और जो अवाम का फ्लैग आना है? तो क्या पॉलिटिकली आपको क्या लगता है कि एक हार्मनी होगी या इनका तो बुनियादी तौर पर लव हेट रिलेशनशिप ही है PPP का और मुस्लिम लीग नून का? बेग साहब, हाउ डू यू लुक एट इट? देखिए, ये इलेक्शन के बाद जो काजी साहब अलायंसेस बनते हैं वो बड़े अननेचुरल होते हैं और कमाल की बात है इलेक्शन में क्या दावे और क्या बातें होती हैं और उसके बाद कैसे अलायंस बन जाता है। अभी भी जो कॉम्प्रोमाइज किस्म की सिचुएशन आपको पीपल्स पार्टी और नून लीग में नजर आ रही है, ये करवाई जा रही है, ये खुद से नहीं है, दोनों से। और दूसरा जो दुरानी साहब ने बात की कि हमें कुछ चीज़ें पॉलिटिकल डोमेन से निकालनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि वो खतरनाक चीज़ है क्योंकि कुछ अदारे बहुत ज़्यादा स्पेस ऑलरेडी ले चुके हुए हैं। मज़ीद स्पेस मैं ये समझता हूँ नहीं देनी चाहिए, वरना ये सिस्टम कोलैप्स ऑलमोस्ट कर चुका हुआ है। ये जमहूरियत डिलीवर नहीं कर रही और ना कर सकती है क्योंकि हमारे सियासतदान भी बजाय इसके कि वो अवाम और उसकी तरफ देखें, वो किसी और की तरफ देखते हैं और वो एक नया सेटअप बनाने और गवर्नमेंट में आने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये अपने बलबोते पे और अपने मंशूर पर जो ये वादे और दावे इलेक्शन से पहले और अपना एक मंशूर जो जारी करते हैं, उस पर आपको बिल्कुल काजी साहब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर अमल नहीं करती, बल्कि एक हिडन मंशूर आ जाता है पीछे से, फिर उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। तो फिर अवाम का जो ट्रस्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है पूरे सिस्टम पे, पूरे निज़ाम पे, जो कि एक किसी भी इतनी बड़ी रियासत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। हमने कॉन्फिडेंस भी देना है, हमने इस हुकूमत को या जो भी हुकूमत बने या इस रियासत के अंदर जो भी मामलात हों उसमें पब्लिक का कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को ये यकीन हो कि अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं बिजनेस फ्रीली कर सकूंगा। बेग साहब, मैं माफी चाहता हूं, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं मगर मैं कुछ सवाल छोड़े जा रहा हूं आपके लिए, दुरानी साहब के लिए भी। एक तो सेटअप पंजाब की हमने बात नहीं की, मरीम साहिबा का नाम बड़ा पोर्टेंटली लिया जा रहा है और जाहिर है उनके नंबर भी पूरे हैं।
और अभी आपने शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया था, तो क्या नवाज शरीफ साहब, और थोड़ा सा अंदर की बात भी हम करेंगे कि कुछ लगता है कि मियाँ साहब इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद दिस सिचुएशन। बड़े मियाँ साहब, क्या ये दुरुस्त है या गलत? ये बातें, ये अहम खबरें हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा बेग साहब, मैं ये जो एक किताब का नाम ले रहा हूँ, इसका इस बहस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो किताब मुनीर नियाज़ी साहब की थी, उसका उन्वान था दुश्मनों के दरमियान एक शाम। चलें, इसको तो मैंने वैसे आपको कह दिया। हजूर ये बताएं कि सदर जरदारी साहब और असम्बली के जो है वो पता नहीं आ रहे हैं, मेरे ख्याल में साबिक PM जो थे वो आ रहे हैं, तो ये और फिर ये कैसा मिक्स होगा? लॉ मेकिंग कैसे होगी? और कानून में कितना कानून साजी में जो भी स्पीकर होंगे पीपल्स पार्टी के, वो किस हद तक इनका साथ देंगे, या वो इस चक्कर में होंगे कि जनाब ये नाकाम हों और हम हीरो बन के उभरें? खुदा न खास्ता, ये मैं नेगेटिव बात करूं, अल्लाह करे खाकम बदान मेरे मुंह में खाक, ऐसा कभी ना हो, मगर क्या इसका कोई चांस है? देखिए काजी साहब, ये जो कंपनसेशन बना रहे हैं, ये जो कंपनी बन रही है ना, वो एक बड़ा फेमस है ना कि लगता नहीं कि कंपनी चलेगी। मकसद ये है कि किस तरीके से आप ये पार्लियामान चलाएंगे या सेनेट चलाएंगे जहाँ पे इतनी बड़ी ऑपोजिशन होगी। और आपको पता है कि सेनेट में उनकी स्ट्रेंथ जो है PTI की, वो बढ़ के तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 32-33 हो जाएगी। और इसी तरह अगर वो 130-35 लोग अपोजिशन में बैठे हुए और पीपल्स पार्टी भी कहती है गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना, तो ये जो सारी लॉ मेकिंग है ये किस तरह होगी, ये बड़ा। और फिर अगर कोई करवाना भी चाहेगा तो उसका महवर वो एक ही होगा, जैसे हमारे यहाँ पहले फैज साहब थे जो इमरान खान को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिलवा रहे थे और उसके बिल भी पास करवा रहे थे। ये सिलसिला मेरे ख्याल में ख़त्म होना चाहिए और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो कम से कम, और वो अपने फैसले खुद करें और आवाम को जवाब दे भी हो। अभी आप देख लें कि जो भी जिस तरीके से भी ये ओहदों की बांट कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में फिजिकली अगर जब ये ऑपरेशन शुरू होगा तो फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि एक जमात नहीं है, एक जमात का प्लान नहीं है, एक जमात का एजेंडा नहीं है। तो वो आप फेडरल गवर्नमेंट को किस तरह, मतलब आप बना लें, बन सकती है जैसे भी आप बनाना चाहें, लेकिन चलेगा नहीं काम। और काम चलने का मकसद काजी साहब एक ही है कि अवाम को डिलीवर किया जाए, उनके मसाइल हल किए जाएं, और जो लॉ मेकिंग है उसी के जरिए आप नई पॉलिसीज और नए इनिशिएटिव ला सकते हैं जिससे अवाम को थोड़ा सा फायदा हो और बिजनेस और कारोबारी हजरात को थोड़ा सा रिलीफ मिले। तो मुझे नहीं लगता कि ये बनाने को, तो आप किसी 10 जमातों की गवर्नमेंट पहले भी 15 की रही है, तो अभी भी आप बना लें, लेकिन वो काम नहीं चलेगा, नहीं, मजा नहीं है। वो जिसको कहते हैं ना कि ये जो डिलीवरेंस है ना वो नहीं होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। यार ये वैसे बेग साहब बड़े ज़ीरक आदमी हैं और दानिश भी रखते हैं, मगर हमारी दुआ है कि अल्लाह करे मेरे और आपके और सबके तजिए गलत साबित हों, जितने बड़े हम एक क्राइसिस में हैं। कोई रे ऑफ होप भी हो सकती है, कोई बेटर सेंस प्रिवेल करे, ये एहसास करें कि यार कितना बड़ा चैलेंज है। और चलें, आपको मैंडेट तो मिला ना, 2 पार्टियों का मैंडेट मिला के जो भी है, एतराज़ात तो सब मैंडेट्स पे होते रहते हैं, बज़ाहिर कानूनी तौर पर तो है। तो डू यू थिंक बेटर सेंस प्रिवेल करे, और हम ये चाहते हैं कि करें? देखिए जनाब, मतलब बेग साहब ने बड़ी बुनियादी बात की कि जी पब्लिक की ओपिनियन और पब्लिक की जो राय से चलने वाले सिस्टम्स होते हैं वही चलते हैं। तो अब मसला तो ये है कि वो आते भी पब्लिक की राय से, ये पब्लिक की राय से तो नहीं आए ना, ये पब्लिक की राय के ऊपर जो है ओवरहेड ब्रिज बना के आते हैं। जब ओवरहेड ब्रिज बना के आते हैं तो फिर काम भी उसी तरह करते हैं। फिर ये काम ज़मीन पे तो बैठ के करते नहीं हैं, ये तो आसमान में बैठ के करते हैं कि जिनका ऑब्जेक्टिव्स जो है वो, ऐसी सूरत हाल में अगर इस सिस्टम को चलाना है, ना चलाना हो तो ये आज ही बंद है कंपनी, और ये बात बिल्कुल सही है। व्हाट डू यू सजेस्ट? हाँ, और हम पॉजिटिवली सोचते हैं कि इस पे काम धरेंगे हमारी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये डंडे के पीर हैं, डंडे से ही चलेंगे। एक डंडा होता है आवाम का, जो आपने इनको अभी थोड़ा सा आवाम ने मारा है, अभी मजीद आंदा इनको मारेगी और इनको सीधा करेगी।
इनको जितना लाइन में चला लेंगे ये चल लेंगे। उसकी डिस्टॉर्शंस का जिसकी तरफ इशारा किया वो बिल्कुल सही है, वो डिस्टॉर्शंस हैं, वो लिमिट से निकलने की डिस्टॉर्शन है। लेकिन आप क्या करेंगे, आप जिस किसी से भी आप बिज़नेस के बारे में डील करें वो कहते हैं हमने पॉलिटिकल लोगों से बिज़नेस नहीं करना, चूँकि दे डिमांड देयर कट। इसी लिहाज से और फिर वो कट देने पे भी तैयार होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी उसकी सिक्योरिटी भी कोई नहीं है कि कल है या नहीं है। तो इसलिए हमने अपनी जो सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी को इंश्योर करने के लिए कोई ना कोई वे आउट देना होगा मुल्क की इकॉनमी को, मुल्क की मईशत को और मुल्क की इन्वेस्टमेंट को, कि लोगों को पता हो कि कुछ देखें, जो मुल्क डिक्टेटरशिप में चल रहे हैं उनकी मईशतें भी तो चल रही हैं ना हमारी, और जो जमहूरियत में चल रहे हैं उनकी मईशतें भी चल रही हैं। ये बुरी बात है कि हमारी डिक्टेटरशिप में हमारे ग्रोथ रेट जो है, हाँ। मैं मार्शल लॉ का कतन हामी नहीं हूँ, मगर दिस इज अ फैक्ट। अपनी आज की दुनिया में आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं वो भी परफॉर्म कर रही हैं, इंडिया भी परफॉर्म कर रहा है, बांग्लादेश भी परफॉर्म कर लेकिन हम मार्शल हम हामी नहीं है, हम नहीं है, हम इसके हामी नहीं है, हम डिक्टेटरशिप के हामी हम नहीं है इस प्लेटफॉर्म से कम बिल्कुल नहीं ना, कतन नहीं है। और मैं तो 80 भी तो बंदे बनी है ना। लेकिन मसला ये है कि आप जमहूरियत को मानते हैं, आप उस जमहूरियत को मानते हैं जिसकी सीट आपके घर आके आपको कोई दे जाए, आप उस जमहूरियत को मानते हैं जिसमें दूसरे का नाम तक उससे छीन लिया जाए, आप उस जमहूरियत को मानते हैं जिसमें आपकी पहचान रहे किसी और की पहचान न रहे, और आपको सिर्फ वो जमहूरियत चाहिए जो आपके ख़ानदान के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो, आपके चाचों के लिए हो, आपके मामों के लिए हो और आपके ज़ाती मफादात के लिए हो, जिनको आप इस मुल्क से बाहर भी ले जा सकें। अब ये जो एक जमहूरियत का मॉडल है, इसके नतीजे में ये ख़ानदान तो चल सकते हैं, बच सकते हैं, मुल्क नहीं चल सकते। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ और दो अहम सवालात होंगे मेरे बेग साहब आप से भी। एक तो ये KPK में क्या सिनेरियो बन रहा है, और एक बात जो रह गई मैशत के मार्ग पर, ये अगर और कुछ भी ना करें, ये जो एक नेशनल टैक्स अथॉरिटी की बात हो रही है जिसमें पहले टैक्स रिफॉर्म्स की, अगर हम वो भी कर लें और 7,000 से कम से कम और नहीं तो 15-20 हज़ार अरब रुपए पर अपना टैक्स भी ले जाएं, तो मेरे ख्याल में बहुत सी मुसीबतें हल तो हो सकती हैं। इस पॉसिबिलिटी पर बात करेंगे अपने दोनों मौजूद मेहमानों से, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बेग साहब कुछ तो एक आपसे सवाल करना चाह रहे हैं दुरानी साहब, तो ये जरा सवाल सुन लें फिर मैं अपना सवाल करता हूँ। जी दुरानी साहब। बेग साहब, ये कंपनी तो आपने सही कहा कि नहीं चलेगी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि मुल्क कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, और अवाम की ये दुख कब कम होंगे और कैसे कम होंगे? तब बड़े ही एहतराम के साथ आप दोस्त हैं, भाई हैं, ये सवाल मेरे जैसे बंदे से तो नहीं बनता ना जी, मेरे तो इख्तियार में कुछ है नहीं। हम तो आप ही की तरह जो है वो दिल जले हैं कि इतना शानदार मुल्क, अल्लाह जिसको हर नेमत से नवाजा हो और उसके अरबाब इख्तियार ऐसे हों जैसा कि आपके सामने है, बेशक। तो ये मुल्क कैसे बेहतर हो सकता है? मेरी नजर में मुझे ये एक होप थी कि इलेक्शन के बाद शायद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए और एक ऐसी गवर्नमेंट आ जाए जो डिलीवर कर सके, और जो मसाइल हैं इस वक्त मुल्क के उनमें से निकाला जाए, और आवाम की बड़ी मुश्किलात हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये लेवारस मुल्क है, इसका वारस कोई नहीं है। जो वारस होते हैं ना, फिर उस चीज का ये हाल नहीं होता जो हमारे मुल्क का इन लोगों ने कर दिया है। और ऐसे हालात में आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन होना चाहिए था जिससे हम क्राइसिस से निकल सके, लेकिन समहाउ लोग सिंसियर नहीं है, अपनी जात तक सिंसियर है, मुल्क के साथ, अवाम के साथ। अब आप देख लीजिए, अगर आप इस मुल्क में तरक्याती काम कराएं, साबित हो गया कि तरक्याती काम, अवाम को सहूलतें, अवाम को बेनिफिट देने में आपको वोट नहीं मिलते। जबानी जमा खर्च, झूठी तकरीरें, झूठे नारे, झूठे वादे, उसको वोट मिलता है। मैं कहता हूं कमाल है, आफरीन है इस मुल्क के अवाम की भी। ये गलती सारे लीडरों की नहीं है, ये अवाम की भी गलतियां हैं कि आप ऐसे शख्स को वोट देते हैं, फिर अच्छे की तवक्को भी करते हैं। तो भाई अच्छा कैसे होगा? अगर आपने बीज ही गलत बोया है तो गलत ही निकलेगा ना। आप सारा दिन काम गलत करें और तवक्को करें कि रिजल्ट अच्छा आ जाए, वो नहीं होगा। अब दूसरी बात, काजी साहब ने एक कहा था कि टैक्स इतना है और इतना है। देखें,
मैं ये समझता हूँ कि आज भी जो पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्स है वो जुल्म है। आपने कोई इकोनॉमिस्ट ऐसा नहीं पाकिस्तान में पैदा किया या होगा तो उसको चांस नहीं मिला कि आप इकोनॉमी को और इनडायरेक्ट टैक्स को, मतलब ये क्या करते हैं बाबू, टैक्स बिजली में बढ़ा दो, गैस में बढ़ा दो, ये रोज कर रहे हैं ये काम। इससे तो एक आम गरीब आदमी भी वही टैक्स दे रहा है और अमीर आदमी भी वही चीज खरीद के उतना ही टैक्स दे रहा है। तो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो है उसको मानने के लिए हमारी ब्यूरोक्रेसी तैयार ही नहीं है। मैं काजी साहब आपकी इजाजत से थोड़ा सा बताता हूँ। मैं इनको कह रहा था कि अगर आप पाकिस्तान में कोई 4 करोड़ के करीब घर हैं पूरे पाकिस्तान में जिसमें लोग रहते हैं, अगर आप सिर्फ 4 लाख घर, जैसे इस्लामाबाद है, DH है, बैरिया है, बहुत बड़ी सोसाइटीज हैं, उनको एक मंजिल ऊपर डालने की इजाजत देते, जो कि इंडिया ने किया, ब्राजील ने किया, स्पेन ने किया, आप उसकी फीस ले लें। अब ये इस्लामाबाद के जो घर है मेन पे, ये काजी साहब 1 अरब रुपए का घर है। एक, माय गॉड, अगर आप एक मंजिल ऊपर डालने की 2 करोड़ में परमिशन दें तो ये पैसे 26-27 बिलियन US डॉलर बनते हैं, सिर्फ 4 लाख घरों को परमिशन दे। इसी तरह टैक्स से है, टैक्स का जो सिस्टम है GST का बड़ा इजी है और इसके लिए प्राइवेट कंपनीज हैं। मैं भी तैयार हूं कि मैं भी इन्वेस्टमेंट करूं और मैं आपका टैक्स बढ़ा दूं। अगर आप 8,000 या 800 अरब लेते हैं, मैं इसको 10,000 अरब कर देता हूं और आपसे कुछ नहीं लूंगा। जब 10,000 अरब हो तो फिर मैं आपसे छोटा सा कमीशन लूंगा, इसको बढ़ाऊंगा मैं। मकसद ये है कि ये आपको काम नहीं करने देते। अगर आप आइडियाज दे दें तो आपके खिलाफ हैं। मैंने कहा एक मंजिल इंडिया ने किया सर, 33 बिलियन डॉलर उन्होंने कमाया एक मंजिल ऊपर देने के। यहां पे जितनी ग्रीन लैंड थी जिस पे एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी थी, वो सारी ब्राउन करके सोसाइटियां बन रही हैं। और वो जो आपको जो आने वाला सबसे बड़ा मसला है ना 25-26 करोड़ लोगों को, वो है फूड सिक्योरिटी। इनको आप गंदम इंपोर्ट करके नहीं खिला सकते। आपको पता है कि इस मुल्क में एक दिन में आपको 2 अरब रोटी चाहिए, एक दिन में। आप और मैं तो शायद 1 रोटी खाते हैं, गरीब आदमी तो बेचारा खाते ही रोटी है। उसके पास वही सोर्स है। कहां से लाओगे इनको रोटी, कहां से खिलाओगे? आपके पास तो पैसे ही नहीं है इनको। अच्छा बेग साहब, अब मैं एक सवाल दोनों से आपसे, क्या अली गंडापुर साहब इज द राइट मैन फॉर द जॉब जो उन्होंने किया है, या वो जरा हार्ड लाइनर हैं? कोई मैसेज दिया है उन्होंने? क्योंकि हम तो रिकंसिलिएशन चाहते हैं, इस मुल्क में अमन चाहते हैं। आपको क्विक कमेंट और फिर भी आपकी तरफ आता हूं। जी बेग साहब। देखें काजी भाई, मैंने इनकी ना ट्विटर पे इलेक्शन से पहले 1-2 वीलॉग देखे हैं। ये सिर्फ उन्होंने, देखें ये जो वोट सारा पड़ा है ना काजी साहब, गौर कीजिएगा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं पड़ा। ये जो रिएक्शन आया है, ये आपको भी पता है किसके खिलाफ पड़ा है और मुझे भी पता है। और इसको जो उन्होंने नॉमिनेट किया है, तो ये मुल्क जो है ना वो इंतशार की तरफ, और चीजें बिखर रही हैं बजाय इसके कि सिमटती बिखर गई। मैं लास्ट मतलब में ये जो बदले की बात की है हम, कि ये हीलिंग, ये जो हुआ गलत हुआ, ज्यादती किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, हुई है तो उसको ऑफ सेट करें, ये हम कब आपस में बैठ के बात करें? ये कैसा, मैं तो पहले दिन से एक तो रिकन्सिलिएशन की बात करने वाला हूँ। दूसरा मेरा ये ख्याल है कि जो किसी गलती को अगर ठीक करना हो तो वो बातों से नहीं हो सकती, वो एक्शन से होती है। इंसिस्टेंस एक ही गलत चीज़ के ऊपर इसरार से गलती दूर नहीं हो सकती, इसको करेक्ट करने से दूर होती है। आपने अगर नेशनल लेवल के ऊपर एक रिकन्सिलिएशन बनानी है तो पूरी दुनिया में उसकी मिसालें मौजूद हैं, जमहूरी मिसालें मौजूद हैं कि मुल्क ऐसी सिचुएशंस में तय करते हैं कि हमने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनानी है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बंद कर दिया जाता है एक कमरे में कि इकट्ठे बैठ के ये काम करो, नहीं करना तो आओ। मतलब बात यह है कि आप अवाम को तो एक कॉर्नर में बंद कर रहे हैं, कुछ लोगों को छोड़े जिनकी शक्लें बुरी लगती हैं उनको आप अवाम के सामने रख रहे हैं, और जिनकी अवाम अपनी शक्ल देखना चाहते हैं उन्हें दिखाने के लिए राज़ी नहीं है। तो बात यह है कि इक़दामात के बग़ैर इस वक्त मुश्किलात कम नहीं होंगी। और KPK के अंदर अभी भी अगर PTI की हुकूमत बन भी जाएगी, मरकज़ में जो हुकूमत ज़रदारी साहब की फ़ोटो लग गई, प्रेसिडेंसी में मियाँ साहब की लग गई, प्राइम मिनिस्टर हाउस में KPK में लग गई, उसकी
तो इन तस्वीरों को देख के क्या तासुर बनेगा? लगेगा कि कोई दंगल शुरू होने जा रहा है। से एग्री करते हैं कि ये वोट प्रो नहीं एंटी था? मेरा ख्याल ये है कि ये सारा वोट जो था, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा वोट जो था ये उन चेहरों के खिलाफ था, जिन चेहरों से, उन ख़ानदानों के खिलाफ था जिन ख़ानदानों से अवाम नफरत करते हैं। वो ख़ानदान, मैं बेग साहब, मैं बात बड़ी खूबसूरत है और हम ये बात जारी भी रखेंगे, मगर जो बेग साहब ने बात की और ये की, ये उस माशी इस्तबदाद के ख़िलाफ़ था। ये जो अवाम के साथ ये हाथ करें हैं, वो अवाम का वोट लेके जो है वो मुलाजमत कार्टर्स की करते रहे हैं या आलमी इदारों की मुलाजमत करते रहे हैं। तो लेट्स लर्न आवर लेसन्स एंड हैव अ न्यू बिगनिंग, क्योंकि नया सफ़र हज़ारों कदम का भी हो तो एक कदम से शुरू होता है। इस दुआ के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। गॉड ब्लेस यू एंड नाज़रीन, कल बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।